नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वह प्रश्न जो यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, संस्कृत की सभी परीक्षाओं में नॉर्मली पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीनतम है प्रतीक सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, रठान सिद्धांत या दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत। दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अर्थ संकोचस्य उदाहरणमस्ति। अर्थ संकोच का उदाहरण है प्रवीणः, तैलम, असुरः, सरसीजम। कौन सा है? सरसीजम। उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर पहले से पता होगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रूसो, मैक्स मूलर, हार्डर, अरस्तु। गुड, मैक्स मूलर। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रयत्न लाघवम इति कस्य अभ्यंतर कारणमस्ति। प्रयत्न लाघव यह किसका अभ्यंतर कारण है? ध्वनि परिवर्तनस्य, भाषा परिवर्तनस्य, अर्थ परिवर्तनस्य, वाक्य परिवर्तनस्य। वाक्य परिवर्तन का, अर्थ परिवर्तन का, भाषा परिवर्तन का अथवा ध्वनि परिवर्तन का किसका कारण है? ध्वनि परिवर्तन का। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यो हे हो सिद्धांत संबंध है, किससे संबंधित है? भाषा उत्पत्ति से, ध्वनि परिवर्तन से, भाषा वर्गीकरण से या फिर अर्थ विस्तार से? भाषा उत्पत्ति से। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री हैं प्लेटो, हेनरी स्वीट, जी रेवेज या फिर नवायर? कौन है? हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट है जिन्होंने समन्वय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मे पॉल सिद्धांत में मे पोल क्या है? ये जो मे पोल है ये क्या है? एक खंबा, एक ग्रह, एक त्योहार या फिर एक वृक्ष? क्या है? एक खंबा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भाषा के उद्भव सिद्धांत में कौन सा नहीं है? आवेग सिद्धांत, वेग सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, रणन सिद्धांत। आपको याद है हमने सभी सिद्धांत पढ़ाए हैं तो आपको याद होंगे। यदि नहीं ध्यान दिए हैं आपने तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां से देख सकते हैं। कौन सा सिद्धांत नहीं है? वेग सिद्धांत नहीं है। भाषा के उद्भव में आवेग सिद्धांत भी है, संगीत सिद्धांत भी है, रणन सिद्धांत भी है, परंतु वेग सिद्धांत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है? कौन सा है ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण? बलाघात, अज्ञान, प्रयत्न लाघव या सादृश्य? प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? याद होगा आपको बिल्कुल। मुख सुख। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण है अनुकरण की अपूर्णता, अन्य भाषाओं का प्रभाव, सादृश्य या फिर काल प्रभाव? अनुकरण की अपूर्णता। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ध्वनि परिवर्तन तो जीवानृतन है के बारे में आपका क्या मत है? यह पीजीटी में पूछा गया था। यह उक्ति सही है, यह उक्ति सही नहीं है, यह उक्ति सर्वथा असंबद्ध उक्ति है या फिर यह उक्ति एकांगी है? क्या मत है आपका? यह उक्ति एकांगी है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सिंधु हिंदू में ध्वनि परिवर्तन का कारण है लिपि दोष, बलाघात, सादृश्य अथवा भौगोलिक? सिंधु हिंदू में कौन सा ध्वनि परिवर्तन का कारण है? भौगोलिक। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ओष्ठ का ऊंट ध्वनि परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? विपर्य, लोप, आगम, अनुनासिकता?
अनुनासिकता। क्या है? अनुनासिकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विपर्य, लोप और आगम नहीं है। विपर्य का क्या तात्पर्य है? जब ना ही तो कोई ध्वनि आती है ना ही कोई ध्वनि जाती है, परंतु क्या होता है, ध्वनि आपस में अपना स्थान बदल लेती है। जैसे लखनऊ का नखलऊ हो जाना, नख का खन हो जाना, ये क्या है? विपर्य। लोप का मतलब होता है कोई एक ध्वनि का लोप हो जाना। आगम अर्थात किसी नई ध्वनि का शब्द की जो हमारे पास वर्ण है उसके बीच में आगम हो जाना, वह आगम कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? ये अनुनासिकता का प्रकार है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कस्मात् कारणात् स्थल इति शब्दस्य थल इति उच्चारणं क्रियते। किस कारण से स्थल इस शब्द का थल उच्चारण हो रहा है? बताइए किस वजह से हुआ है? अभी अभी हमने बताया था स्थल का थल हो गया। क्या हुआ है यहाँ पर? आगमस्य स्वरभक्ते आदिलोपस्य भागातिरेकस्य आदिलोपस्य, अर्थात जो आदि में शब्द था उसका क्या हो गया है? लोप, अर्थात वह गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है वह है अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ व्यंजकता, अर्थ विपर्य। भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन जो कारण है उसमें से कौन सा कारण नहीं है? अर्थ व्यंजकता, क्योंकि अर्थ विस्तार भी है, अर्थ संकोच भी है और अर्थ विपर्य भी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। व्यंग प्रयोग इनमें से किसका कारण है? ध्वनि नियम का, ध्वनि परिवर्तन का या फिर अर्थ परिवर्तन का? किसका कारण है? अर्थ परिवर्तन का। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अर्थ संकोच का उदाहरण है प्रवीण, तेल, असुर, सरसीज। सबसे पहले यदि आपको यह पता है कि अर्थ संकोच किसे कहते हैं तो आप आराम से बता देंगे कि इसमें से कौन सा अर्थ संकोच का उदाहरण है। अभी 3 दिन पहले ही आपको कराया गया है ये, राइट? वेरी गुड, सरसीज। अर्थ संकोच का उदाहरण क्या है? सरसीज है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भाषाया आकृति मूल के वर्गीकरणम न कथ्यते, अर्थात जो भाषा वर्गीकरण है, कौन सा आकृति मूलक वर्गीकरण में कौन सा नहीं गिना जाता है? भाषा का जो आकृति मूलक वर्गीकरण है उसमें कौन सा नहीं गिना जाता है? रूपात्मकम, पदात्मकम, ध्वन्यात्मकम या फिर रचनात्मकम। कौन सा नहीं गिना जाता है? ध्वन्यात्मकम। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रवीण उदाहरण है अर्थ विस्तार का, अर्थ संकोच का, अर्थादेश का अथवा अर्थोत्कर्ष का। प्रवीण उदाहरण है अर्थ विस्तार का, क्योंकि अब हर एक क्षेत्र में प्रवीण का हम प्रयोग करते हैं। पहले किस में होता था प्रयोग? केवल जो वीणा वादन में कुशल होता था उसके लिए हम प्रवीण का प्रयोग करते थे, परंतु अब उसके अर्थ में क्या हुआ है? विस्तार हुआ है, इसीलिए यह किस में है? अर्थ विस्तार में है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। संस्कृत भाषा है अयुगात्मिका, श्लिष्ट युगात्मिका, प्रश्लिष्ट युगात्मिका अथवा अश्लिष्ट युगात्मिका। कौन सी भाषा है संस्कृत? गुड, श्लिष्ट युगात्मिका, अर्थात विभक्ति, जिसमें विभक्ति क्या है? मेन है। कहने का क्या तात्पर्य है? जिसमें क्या होती है? विभक्ति प्रधान होती है, वह भाषा श्लिष्ट युगात्मिक भाषा कहलाती है। और संस्कृत में क्या है? विभक्तियां होती हैं, इसीलिए यह क्या है? भाषा श्लिष्ट युगात्मिक भाषा है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्या अर्थ परिवर्तन का कारण ध्वनि परिवर्तन है? हाँ, नहीं, कुछ कुछ, दोनों के अधिष्ठान भिन्न है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा? कुछ कुछ। अर्थ परिवर्तन का कारण ध्वनि परिवर्तन है, यह क्या है? कुछ कुछ, कुछ हद तक यह सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। धर्म का धमम होना, इसका उदाहरण है
तालव्य नियम, सादृश्य, समीकरण अथवा विषमीकरण? समीकरण। वेरी नाइस। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भाषाओं का आकृति मूलक, यहाँ ये गलत हो गया, आकृति मूलक वर्गीकरण विषय कौन सा विकल्प सही है? आकृति मूलक जो विषय है इनमें से कौन सा सही है? आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, क्या योगात्मक, वियोगात्मक, संयोगात्मक, एकल ये चारों होती हैं, अथवा अयोगात्मक, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, परश्लिष्ट है, या फिर विश्लिष्ट, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, अथवा चीनी, भारोपीय, द्रविड़, लैटिन? कौन सा विकल्प सही है? देखिए, भाषाओं का जो आकृति मूलक वर्गीकरण है वह क्या है? 2 भागों में विभक्त है, राइट। अब आप सोचें यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है, ये तो गलत हो गए हैं। नहीं, सही है। किस तरह? क्योंकि एक है अयोगात्मक और एक है योगात्मक। जो योगात्मक सेकंड है उसे 3 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। एक है अश्लिष्ट, फिर श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। इस तरह ये कुल मिलाकर के जो विश्व की सभी भाषाएं हैं उन वो आकृति मूलक यदि वर्गीकरण करें तो वह 4 प्रकार की होती हैं। किस तरह? अयोगात्मक, जिसमें योग ही ना हो, मतलब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फिर आती है योगात्मक, जिसमें क्या है? अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट। इस प्रकार कुल मिलाकर के 4 प्रकार होते हैं विश्व की सभी भाषाओं का। अश्लिष्ट से क्या तात्पर्य है? अश्लिष्ट जिसमें प्रत्यय प्रधान होते हैं, श्लिष्ट जिसमें विभक्ति प्रधान होती है जो कि संस्कृत भाषा है, और प्रश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट से मतलब है जिसमें समास प्रधान होते हैं, वह प्रश्लिष्ट कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अर्थ विस्तारस्योदाहरणं वर्तते। अर्थ विस्तार का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर? भार्या, तेलम, मौनम या फिर श्राद्धम? कौन सा है? अर्थ विस्तार अर्थात अर्थ का विस्तार हो रहा है। किसका, कौन सा उदाहरण है इसमें से? तेल, राइट। तेल कौन सा है हमारा? तेल क्या है? अब अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है। पहले सिर्फ तिल के तेल का, तेल शब्द सिर्फ तिल के तेल के लिए प्रयोग होता था, परंतु अब गोले का, नारियल का तेल, सरसों का तेल और भी बहुत सारे तेल हैं, उन सब में क्या है? तेल का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, इसलिए अर्थ विस्तारस्य उदाहरणं वर्तते तेलम। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अवेस्ता भाषा है ईरानी, ग्रीक, भारतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी भाषा है अवेस्ता? ईरानी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अपभ्रंश है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, नवीन भारतीय आर्य भाषा, द्रविड़ परिवार की भाषा अथवा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा? अपभ्रंश है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मध्यकाल की आर्य भाषा न अस्ति। मध्यकाल की आर्य भाषा कौन सी नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृतम, पाली अथवा बंगला? कौन सी भाषा नहीं है? मध्यकाल की आर्य भाषा की यदि हम बात करें तो कौन सी भाषा नहीं है? ध्यान दीजिए। बंगला भाषा नहीं है। ये क्या है? मध्यकाल की आर्य भाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्राचीनतमा भारतीय आर्य भाषा अस्ति। भारतीय आर्य भाषा कौन सी है प्राचीनतम? पाणिनीय संस्कृतम, नाट्यगतम संस्कृतम, वैदिक संस्कृतम या फिर प्राकृत गर्भ संस्कृतम? कौन सी है? वैदिक संस्कृतम। गुड। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। क्या ध्वनि परिवर्तन के लिए वार्नर ने ग्रिम नियम में सुधार किया है? हाँ, नहीं, दोनों का कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, किया है। क्या है? जो ग्रिम नियम था उसमें सुधार करके वार्नर नियम बना था, राइट, ध्वनि परिवर्तन के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ग्रिम, ग्रासमैन एवं वार्नर संबंधित है भौतिक नियम से, जैविक नियमों से, व्याकरण के नियमों से अथवा ध्वनि नियमों से? अभी हमने बात करी है किस क्षेत्र में थे दोनों?
ध्वनि नियमों से। ये तीनों किससे संबंधित है? ध्वनि नियमों से। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। केन नियमेन ग द ब वर्णा क त पा वर्ण रूपेण परिणमन्ति। ग द ब वर्ण क्या हो जाते हैं? क त पा किस नियम से? ग्रिम नियम से, ग्रासमैन नियमेन से, तालवे नियम से, या फिर वॉर्नर नियमेन या फिर वॉर्नर नियम से। किस नियम से हो जाते हैं? ग्रिम नियम से क्या? ग द ब क त प हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मृग उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है मृग? अर्थ विस्तार का, अर्थ संकोच, अर्थ व्यंजकता अथवा अर्थ विपर्य का। अर्थ संकोच। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अर्थ संकोच यहीं पर आ गया है, इसे हमने कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। अर्थ परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, काव्य ध्वनि निरूपण अथवा पद विज्ञान। किससे मतलब भाषा विज्ञान के अंतर्गत कौन सा अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं आता है? काव्य ध्वनि निरूपण का कोई भी संबंध नहीं है भाषा विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती हैं तब वह भाषा कहलाती है। यह किसका विचार है? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास का, पतंजलि का, प्लेटो का? किसका विचार है यह? प्लेटो का। नाइस। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भाषा विज्ञान के अनुसार व्यंजनों के मूल 4 प्रकारों में कौन सा नहीं आता है? स्पर्शी, संघर्षी, निश्वासी, कंपनयुक्त। कौन सा नहीं आता है? निश्वासी क्या है? जो 4 मूल हैं उनके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और जहाँ तक उम्मीद है आपने सभी का सही जवाब दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये हम आपको सभी पहले ही करा चुके हैं। चलिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको आज कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा है? कस्मात् कारणात् स्थल इति शब्दस्य थल इति उच्चारणं क्रियते। उम्मीद करते हैं आप सही जवाब देंगे। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।